Hello dear students, this is Arshit sir, Senior NEET Biology faculty at Amar Sir's Impulse Education. Today we are going to discuss about endomembrane system and endomembrane system का एक important organelle एक डिस्कस करेंगे हम, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम उसको जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कनेक्टेड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ connected to the Golgi body through vesicles, okay, transport vesicles, or we can say different types of vesicles are there. Then उसके बाद Golgi body जो है that is connected to the other organelles through vacuoles, Golgi vacuoles, okay, या lysosomes के साथ वो connect हो जाते हैं। तो ये जो different organelles साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करते हैं ना, कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो आपको सिंपली यहाँ पे पूछा जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज़ द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें 2-4 ऑर्गेनल्स उसमें दिए होंगे ऑप्शन में, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है, कौन सा नहीं है ऑप्शंस में, ओके। याद रखना, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ओके। सो दीज आर द ऑर्गेनल्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज इसी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ओके। तो जब पहले इस ऑर्गेनल को जब डिस्कवर किया गया था पहले स्टार्टिंग में, तो इट वाज फाउंड टू बी प्रेजेंट only in the endoplasm of the cytoplasm. It was thought to be present only in the endoplasm, okay. But बाद में क्या हुआ, बाद में जब चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो गई, तो फिर बाद में देखा गया कि ये सिर्फ एंडोप्लाज्म में नहीं होता, ये एक्टोप्लाज्म में भी होता है। मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में ये एक नेटवर्क बनाता है, एक नेटवर्क की तरह रहता है ये ऑर्गेनल, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पे इसको नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम तो पड़ गया उस टाइम पे, स्टार्टिंग में नाम पड़ गया, तो अब इसको अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, अभी तक इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से ही जानते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम इज़ द वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू विच मीन्स द नेटवर्क ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का नेटवर्क जो है, जाला सामान, जाला टाइप, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्म के अंदर। सो ये जो इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें, इसकी डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, KR पोर्टर उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, और इसको नाम भी दिया, ठीक है। he also coined the term endoplasmic reticulum, ER में लिखूंगा शॉर्ट में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको हम कई नाम से हम इसको जानते हैं, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज़ मसल सेल्स के केस में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मसल सेल के केस में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रेटिकुलम।
मसल सेल्स के केस में इसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नर्व सेल के केस में, नर्व सेल्स में इसको निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स। वो जो ग्रेन्यूल्स आपको, निसल्स ग्रेन्यूल्स आपको न्यूरॉन्स के केस में आपको जो देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी तरह से रेटिना जो है, रेटिना सेल्स के केस में आप इसको क्या बोलते हैं, मीलॉइड बॉडीज, मीलॉइड बॉडीज बोलते हैं, मीलॉइड बॉडीज। ओके, सो डिफरेंट नाम से हम इनको जानते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इम्पॉर्टेंट नाम है मसल सेल्स के केस, स्केलेटल मसल सेल्स के केस में हम इनको, स्केलेटल मसल सेल्स के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स इन केस ऑफ नर्व सेल्स एंड मिलॉइड बॉडीज इन केस ऑफ रेटिना सेल्स। इस टर्म को कॉइन किया था किसने, K.R. पोर्टर ने। ओके, अच्छा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है। ये एक 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, एक को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स और एक को बोलते हैं वेसिकल्स। सो साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, किस चीज़ का, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का। ओके, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैल जाता है। ओके, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गेनल आपको देखने को मिलेगा अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए। ओके, so write down, it is the endoplasmic reticulum, ER is the 3-dimensional 3D network, 3-dimensional network of cisternae, tubules and vesicles, cisternae, tubules and vesicles. Present between the nuclear membrane, between the cell membrane and the nuclear membrane, cell membrane and the nuclear membrane, present between the cell membrane and the nuclear membrane. ओके, अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर से पहले हम इसका प्रेजेंस अगर हम बात करें, इसकी कहाँ पे पाया जाता है प्रेजेंस। ये लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट ओवा में नहीं होता, एम्ब्रियोनिक सेल्स में नहीं होता, एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी नहीं होता, मैच्योर आरबीसीज में भी नहीं होता, मैच्योर आरबीसीज, ठीक है। ये 3 प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, और सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी तो एब्सेंट ही होगा, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो। कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। सो इसकी प्रेजेंस देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स में, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन ओवा, ओके, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियो के अंदर के सेल्स और मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में एब्सेंट होता ही होता है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंस। इसके बाद हम इसके अमाउंट की अगर हम बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर कहाँ पे कौन से ऐसे सेल्स में ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। ओके, और देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट इज़ फाउंड इन, ये लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल्स, जिन सेल्स को ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने की ज़रूरत पड़ती है या लिपिड सिंथेसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स एंड लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, जिनको इंसुलिन, ग्लूकागॉन जैसे प्रोटीन्स को बनाना पड़ता है, जैसे लिवर सेल्स हो गए। ठीक है, लिवर सेल्स के अंदर बहुत ज़रूरी, हाँ, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में पाया जाता है। इसी तरह आप देखेंगे प्लाज्मा सेल्स, हाँ, जिनको एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अच्छा, सो ऐसे जो सेल्स हैं वहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ओके, जैसे लिवर सेल्स हो गए, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए। ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स। ओके, जैसे हाँ, प्लाज्मा सेल्स की हमने बात की, प्लाज्मा सेल्स हो गए। यहाँ पे इनका नंबर, ठीक है, इनका नंबर जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है इन सेल्स में। ठीक है, अच्छा, देन एक तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, दूसरे फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। जो लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं उनमें भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा नंबर में देखने को मिलता है। ओके, एडिपोज टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, लिवर सेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। ओके, सो ऐसे सेल्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। ओके, सो हमने हमने इसकी प्रेजेंस देखी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे एब्सेंट होता है, और हमने ये देखा कि इसका अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सेल्स में ज़्यादा होता है, कौन से सेल्स में कम होता है। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी एक फ्लैटनेट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मैं आपको इसका डायग्राम आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे, ओके, ऐसा ये सिस्टर्नी कैसे रहते हैं? ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, स्टैक्स में होते हैं, पैरेलल होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, स्टैक्स में होते हैं, स्टैक्स में होते हैं, एक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और पैरेलल होते हैं। इनके अंदर का जो स्पेस है, इसको ल्यूमेन बोलेंगे, उसमें फ्लूइड होता है, इट्स फ्लूइड फील्ड। ओके, अच्छा, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ देखने को मिलता है। ये राइबोसोम्स होते हैं इसके ऊपर अटैच्ड। ओके, इसलिए इसको, इस पार्ट को, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस
रफ देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सरफेस जो है, इट्स सरफेस अपीयर्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, ओके। अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। अच्छा, और दूसरा जो पार्ट है ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट जो है इसका, वो कैसे रहते हैं ट्यूब्यूल्स? ट्यूब्यूल्स ऐसे इरेगुलर शेप के रहते हैं, ठीक है, ऐसे रहते, ट्यूब लाइक रहते, इरेगुलर शेप के रहते हैं, ओके, इरेगुलर शेप के रहते इस तरह से, ओके, इरेगुलर शेप के रहते ये ट्यूब्यूल्स, ऐसे रहते, इरेगुलर शेप के रहते, इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ओके। और वेसिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे, हाँ, इनको बोलते हैं वेसिकल्स। ये छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स में कोई राइबोसोम यहाँ पे अटैच नहीं होता, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको हम बोलते हैं क्या? SER। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस वाले को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए इसको रफ RER बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो व्हाट आर सिस्टर्नी? कैसे बोलेंगे आप सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी जो है फ्लैट होते हैं, क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्लैटेंड सैक लाइक होते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड होते हैं, क्या होता है? अनब्रांच्ड होते हैं, ओके ओके। पैरेलल में होते हैं, क्या होता है? पैरेलल में होते हैं, और ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्या होता है? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओके। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होते हैं, और स्टैक्स में होते हैं, क्या होता है? स्टैक्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्टैक्स, और इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस थ्रू, किसके थ्रू? एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन। एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम ग्लाइकोफोरिन है, उस ग्लाइकोफोरिन की वजह से, ये राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, ओके। यहाँ पे जो ग्लाइकोफोरिन, ये जो ग्लाइकोफोरिन होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से, दीज आर ग्लाइकोफोरिन्स, ओके। ये ग्लाइकोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी वजह से ये राइबोसोम इसके सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। राइबोसोम्स ये हैं, ये छोटे छोटे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। तो सिस्टर्नी समझ में आ गया। ये वाला जो पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोलेंगे, ओके, जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, और इसके ऊपर वाला ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे, हाँ, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, हाँ, ये बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट, ओके। चलो अब ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। ट्यूब्यूल्स कैसे रहते हैं? ट्यूब्यूल्स इरेगुलर होते हैं, क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्या होते हैं? ब्रांच्ड। अच्छा, क्या इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं, इट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इसलिए इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ SER, ओके। वेसिकल्स कैसे होते हैं? वेसिकल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, ओके, राउंड होते हैं, और ये भी, इसमें भी राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ओके।
सो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसके स्ट्रक्चर में हमने तीनों कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन? हाँ, सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी, ठीक है, ये वाला सिस्टर्नी, ओके, और एक ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट और एक वेजिकल्स वाला पार्ट। ये सिस्टर्नी, ये वाले येलो वाला पार्ट, और फिर ऊपर इसके ऊपर ये ट्यूब्यूल्स हो गए, ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और ये क्या है? वेजिकल्स। ये क्या बनाता है? ट्यूब्यूल्स और वेजिकल्स क्या बनाता है? SCR, और सिस्टर्नी क्या बनाता है? RER बनाता है। ओके, चलो इसके बाद हम देखेंगे ये RER और SCR क्या होता है। RER और SCR क्या होता है? RER और SCR, एक साइड से हम RER देखेंगे, एक साइड से SCR देखेंगे। क्या होता है RER? RER मतलब क्या होता है? RER इज़ ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ओके। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण इसका जो सरफेस है वो रफ या ग्रेन्युलर बोलेंगे इसको, ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर। और ये क्या होता है? दिस इज ए ग्रेन्युलर। RER कहाँ से बनता है? RER बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कहाँ से? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, इट्स फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और SCR कहाँ से बनता है? ये RER से बनता है। इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम RER, ये RER से बनता है, ओके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। RER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है, और SCR RER से अराइज हो जाता है, ठीक है। और RER में क्या आता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, और ये जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स, ओके। और इसमें क्या आता है? इट इज़ फाउंड इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। RER कौन से सेल्स में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। लाइक कौन से सेल्स में होता है? पैनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है, लिवर सेल्स, ओके, प्लाज्मा सेल्स, हाँ, फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यूज़ के केस में जो प्रोटीन स्क्रीट करते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। इसी तरह से गॉबलेट सेल्स, ओके, गॉबलेट सेल्स, इन सेल्स में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है RER, ओके। एंड दिस इज़ फाउंड इन, SCR इज़ फाउंड इन लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स, लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स में पाया जाता है। लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स बोले तो जो एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो
ओके। लिवर सेल्स के केस में भी देखने को मिलता है, लिवर सेल्स, ओके। अच्छा, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स के केस में देखने को मिलता है, ओके। मसल सेल्स में देखने को मिलता है, मसल सेल्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेल्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ओके। अब आर जो है इसका कोई डिटॉक्सिफिकेशन में कोई रोल नहीं है इसका, ओके। इट इज़ नॉट कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन, इट हैज़ नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। बट जबकि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है डिटॉक्स, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो आर जो है, आर का पूरा स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंसेस भी हमने देखे। आर और एस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ओके। और इससे पहले हमने ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स हमने देखे, इसका स्ट्रक्चर मतलब कैसा रहता है। याद रखना, जैसे कि अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि आर जो है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और यहाँ पे बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ये सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में आपको ये देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आर डेवलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आर से एस ओके। अब एस से जो वेसिकल्स होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस जब होती है यहाँ पे, ठीक है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी या लिपिड की सिंथेसिस होगी, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स इन वेसिकल्स के द्वारा उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गोल्गी के पास लिया जाता है। गोल्गी उनकी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, उनकी सॉर्टिंग करेगा, उनकी टैगिंग वगैरह करेगा, हाँ। वहाँ पे वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर वो लाइसोसोम्स में चले जाएंगे। उसके बाद फिर सेल के अंदर या सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं उन चीज़ों को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब एक सिस्टम की तरह ये काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला जो ऑर्गेनल है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमने डिस्कस किया। इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स को हम और डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो मुझे लगता है दिस इज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी परेशानी होगी, समझने में कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई भी पॉइंट आपको लग रहा होगा समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और आज के लेक्चर में हम बस इतना डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।